हमने अभी तक इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो भी जाना, उसका जो रिजल्ट है वो इस क्लास में हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए हमने किसका यूज़ किया। हमने अर्थक्वेक का यूज़ किया, अर्थक्वेक को बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसके हर एस्पेक्ट्स को जाना। तो अब उसके हर एस्पेक्ट्स को पढ़ने और जानने के बाद, उसके हर पहलुओं को बारीकी से देखने और जानने के बाद हमारे पास क्या क्या रिजल्ट मिले, उन सभी को हम इस क्लास में बहुत ही बारीकी से देखेंगे और उसके नए नए टर्म और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं। हमने अभी तक जो जो पिछला क्लास रहा है वहाँ पे प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स को बहुत ही डिटेल में देखा। प्राइमरी वेव्स इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, साउंड जैसा। इसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ये सरफेस तक सबसे पहले पहुंचता है। सेकेंडरी वेव्स का स्पीड कम होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी वेव्स, और ये सरफेस तक दूसरे नंबर पे पहुंचता है, मतलब आफ्टर प्राइमरी वेव्स पहुंचता है। सेकेंडरी वेव्स आर अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जैसा कि पानी में उठती तरंग या फिर लाइट भी हम कह सकते हैं। अब इन दोनों को बहुत ही क्लोजली देखने के बाद हमें एक चीज़ पता लगता है कि जो प्राइमरी वेव्स है वो हर मटेरियल मीडियम में ट्रैवल कर रहा था, सॉलिड हो लिक्विड हो, क्योंकि अर्थ के अंदर तो ये दो ही चीज़ें देखने के लिए मिलती है, गैस तो मिलता नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड के ही थ्रू ट्रैवल कर रहा था, जिसके वजह से द शैडो जोन जो कि सेकेंडरी वेव्स में वाले केस में बना, वो कहीं ज़्यादा था 105 डिग्री टू 105 डिग्री। ह्यूज एरिया जो है वो शैडो जोन है, क्योंकि जो अर्थ का आउटर कोर है वो लिक्विड है और वहाँ से ट्रेवल नहीं कर पाता है सेकेंडरी वेव। लेकिन प्राइमरी वेव का बात करें तो वहाँ से भी जो प्राइमरी वेव्स है अर्थ के आउटर कोर हो या इनर कोर हो, जो भी हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, वहाँ से भी ये ट्रैवल कर रहा है और ट्रैवल करने के बाद अर्थ के दूसरे छोर तक पहुँच रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि ट्रैवल करने के दौरान में इसका जो रास्ता है वो डेविएट होता है, पाथ जो है वो कर्व होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्लास 10th वाले रिफ्रैक्शन वाला क्लास जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, अगर उसको हम लोग ध्यान से समझे हुए हैं तो यहाँ पे समझना इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं। ओके, तो अभी तक एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अगर कुछ लोग इस रास्ते में अगर इधर उधर भटक गए हो तो उनके लिए कि भाई हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। देखिए भैया, कहानी जो है वो सिंपली स्टार्ट हुआ था जियोमॉर्फोलॉजी से, ठीक है। कहानी जो है वो सिंपली स्टार्ट हुआ था जियोमॉर्फोलॉजी से। जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एक्सटर्नल और एक्सटीरियर, है ना, धरती के बाहरी संरचना के बारे में, चाहे वो पहाड़ हो, पठार हो, प्लेन्स हो, ठीक है, या फिर वैलीज हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हमें अंदर वाले एरियाज के बारे में, धरती के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है जियोमॉर्फोलॉजी में। धरती के अंदर के संरचनाओं के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। ये हमने बात किया था। तो जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो बाहर की आकृतियां हैं, लैंडस्केप है, टोपोग्राफी है, टेरेन है, जब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में तो हमें सबूत चाहिए होते हैं, कुछ एविडेंसेस चाहिए होते हैं कि आखिर ये ऐसा क्यों है। इसको समझने के लिए न चाहते हुए भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ना पड़ता है। अब इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ को पढ़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें जो है वो हमने देखी कि क्या है। तो भाई डायरेक्ट है ड्रिलिंग और माइनिंग, उसके बाद हमने देखा कि वोल्केनिक इरप्शन है। ये सब आते आते हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज तक गए। यहाँ पे हमने देखा कि मीटियोर्स भी है, ग्रेविटी भी है, मैग्नेटिक जो है वो फील्ड भी है अर्थ के अलग अलग जगहों पे। इसी दरमियान हम लोग पहुँचते हैं सिज्मिक एक्टिविटी, मतलब अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक इज़ अ गुड सोर्स टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर को अगर पढ़ना है तो अर्थक्वेक इज़ अ गुड सोर्स, ठीक। तो इसी को हम लोग काफ़ी डिटेल में स्टडी कर रहे थे। अब यहीं से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है। अर्थक्वेक, तो हमने बोला कि अर्थक्वेक क्या है, तो शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक, सिंपल। मैनमेड भी हो सकता है इसका कारण, और जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, ठीक।
अब उसके बाद हमने देखा कि जहाँ से एनर्जी रिलीज होता है अर्थक्वेक के दौरान, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस और हाइपोसेंटर, वो अर्थ के अंदर होता है। अब अर्थ के अंदर से लेके जो सरफेस तक, सरफेस के पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, फोकस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है सरफेस ऑफ द अर्थ, जहाँ पे भूकंप के द्वारा, भूकंप के तरंगों के द्वारा तबाही और बर्बादी सबसे ज़्यादा होता है, उस पॉइंट को एपिसेंटर बोलते हैं। अब हमने पूछा कि भैया हमको पटना से अगर दिल्ली जाना है तो हम तो ट्रेन पकड़ के चले जाते हैं, लेकिन अगर एनर्जी को फोकस या हाइपोसेंटर से एपिसेंटर तक जाना हो तो वो कैसे जाएगा? तो हमने बोला कि वेव्स के फॉर्म में जाएगा। तो हमने पूछा कि भैया उन वेव्स का कुछ नाम भी है? तो हाँ भाई, उनका नाम है बॉडी वेव्स। अच्छा, बॉडी वेव्स कितने प्रकार के होते हैं? बॉडी वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राइमरी वेव्स, दूसरा है सेकेंडरी वेव्स। तो हमने बात किया कि भैया प्राइमरी वेव्स का क्या खासियत है? तो प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, साउंड की तरह फ्लो करता है, ठीक है, और उसका जो स्पीड है वो 5 to 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, और हर एक मटेरियल मीडियम से वो फ्लो करता है, ट्रैवल करता है। ये सब हमने देखा। बोला कि सेकेंडरी जो वेव्स है उसका प्रॉपर्टीज़, हाँ उसका भी प्रॉपर्टीज़ है, ट्रांसवर्स वेव है, लाइट की तरह ट्रैवल करता है, या पानी में जो हम लोग जो कोई स्टोन वगैरह, पेबल्स वगैरह डालते हैं तो रिपल्स जो उठता है उसके जैसा ट्रैवल करता है, ठीक। सॉलिड से ही ट्रैवल कर सकता है, और उसका जो वेलोसिटी है वो 3 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, विच इज़ लोअर देन प्राइमरी वेव्स। ये सब हमने देखा, ठीक। तो एक बार जब हमने बोला कि ठीक है भैया, मतलब बॉडी वेव्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी वेव्स होता है, एक सेकेंडरी वेव्स होता है, और वो जब पहुंचता है सरफेस के ऊपर तब क्या होता है? तो सरफेस के पास जब एक बार एनर्जी पहुंच जाता है, तब एनर्जी अलोंग द सरफेस, मतलब धरती के सरफेस के ऊपर जब वो एनर्जी ट्रेवल करता है, तो दैट वेव्स, वहाँ भी वो वेव्स के फॉर्म में ही ट्रेवल करता है। तो उस वेव्स को हम लोग अलग नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लव वेव्स एंड रेले वेव्स। ये दो वेव्स बड़े कॉमन हैं जो कि ऊपर में मिलते हैं, हालांकि लव वेव्स सबसे कॉमन है, ठीक, इसीलिए इसका जिक्र जो है वो ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, ठीक। तो ये लव वेव्स है और रेले वेव्स है, यहाँ पे हमने देखा। अब हमने देख लिया कि ठीक है भैया, भूकंप आ गया, हम लोग बॉडी वेव समझ गए, हम लोग सरफेस वेव पहुंच गए। भूकंप कितना इंटेंसिटी का है ये पता कैसे चलता है? कौन से मशीन से हैं? तो भैया हमारे पास सारी व्यवस्था है। सबसे पहले है सिस्मोग्राफ। वो क्या करता है कि पेपर ट्रेल पे वो क्या होता है कि वो अपना ग्राफ प्लॉट कर देता है, बना देता है, रीडिंग दे देता है कि भैया ये है भैया हमारा, कि ये है भूकंप आया, और उसको, उस रीडिंग को हम लोग मेज़र करते हैं किससे? हम लोग माप लेते हैं किससे? एक स्केल से, दैट इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। तब हम न्यूज़ पे आके या लोगों के पास बता सकते हैं कि हाँ, रिक्टर पैमाने पे 5.5 का, 8.7 का भूकंप आया। ये हम कर पाते हैं, यही अभी तक हमने यही देखा। तो कुल मिला के हमने देख लिया कि अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक का बॉडी वेव्स क्या है, अर्थक्वेक का सरफेस वेव्स क्या है, और अर्थक्वेक को मेज़र कैसे किया जाता है, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि इस दौरान हमें एक और चीज़ पता लगता है कि अर्थ के अंदर जो अलग अलग सिस्मोग्राफ धरती पे लगे हुए हैं, अलग अलग सिस्मोग्राफ धरती के हर एक कोने में लगे हुए हैं, तो भूकंप कहीं भी आए उसका थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, थोड़ा सा एनर्जी जो है वो हर एक कोने तक लगभग पहुंच ही जाता है। तो जब वहाँ पर उन सारे सिस्मोग्राफ तक जब एनर्जी पहुँचता है, तब हमें ये जानने के लिए मिलता है कि भैया एनर्जी चला था कहीं और से और पहुँच कहीं और रहा है, मतलब कि वो स्ट्रेट डायरेक्शन में, सीधे डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं कर रहा है उसका पाथ जो है वो कर्व हो रहा है, मुड़ रहा है, बेंड हो रहा है, और धरती के अलग अलग पार्ट में उसके जो वेलोसिटी है, गति है, स्पीड है, उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। तब हमें कुछ कुछ चीज़ें पता लगी, तब हमें कुछ चीज़ें पता लगी। क्या पता लगी वो हम लोग आगे देखेंगे। ये हमने देखा स्टडी के दौरान में कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे जैसे पी वेव्स है, एस वेव का दोनों का शैडो जोन है, तो इसमें हमने पिछले क्लास में काफ़ी डिटेल में देखा था कि इससे हमें यही पता लगता है कि किसी भी कोने में अर्थक्वेक हो, जो है वो पी वेव्स जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ट्रैवल करते हुए अर्थ के लगभग हर एक कोने में जाता है।
सिर्फ बेंडिंग के वजह से जो है वो नॉर्मल 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का शैडो जोन बनाता है। लेकिन जो एस वेव्स है वो सिर्फ सॉलिड से ही ट्रेवल करता है, लिक्विड से ट्रेवल नहीं करता है। और अर्थ का जो आउटर कोर है वो प्रॉपरली लिक्विड है, जिसके पार नहीं जा पाता है सेकेंडरी वेव्स। तो अर्थ का एक मेजर पार्ट जो है, लगभग आप आधा बोल सकते हैं, 105 टू 105 डिग्री दूसरी तरफ, ये क्या बनता है, एक शैडो जोन बनता है, जो कि बहुत बड़ा है। यूपीएससी ने इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे हैं। मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है या फिर बाद में वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। ओके, इतना तक कहानी आपने जाना। अब इन सारे स्टडी के बेसिस पे जब सारे कड़ियों को जोड़ा गया तो हमें कुछ ये चीज़ सामने आया, हमारे सामने ये आया कि भैया अर्थ के अंदर कुछ ऐसा है, ये है। तो ये तो हर एक बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको समझना मुश्किल है। तो उसी काम के लिए मैं यहाँ हूँ आपके सामने। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, एकदम तरीके से कि ये चीज़ है क्या। सबसे पहले यहाँ पे एक शेप बना लेते हैं, ये समझ लेते हैं अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ के एक खास पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, काट के, जैसे केक काटते हैं ना बर्थडे में, वैसे एक इसका स्लाइस, अर्थ का एक पार्ट यहाँ से कट करेंगे और कट करके इस फिगर में लेके आएंगे प्रॉपर स्टडी करने के लिए, ठीक है। इस पार्ट को लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमने काटा, ठीक है, ओके। तो हमें ये चीज़ मिला अभी, ओके। अब बात करते हैं। तो अर्थ में कुछ लेयर होते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है कि जो ऊपर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। फिर जो यहाँ से लेके, ये जो वाइट वाला है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का लेयर है, दिस लेयर इज कॉल्ड मेंटल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल का कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको मजा आ जाए। ये है मेंटल, ठीक। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं कोर, ठीक है। इसको बोलते हैं कोर। तो अभी तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा कि ये क्या है, कैसा है। अब क्रस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में बोला जाता है कि 1 से लेके 100 किलोमीटर तक इसका जो डेप्थ है वो होता है, 1 से लेके 100, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ठीक। मेंटल के बारे में ये वाला जो बाउंड्री है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 2900 किलोमीटर, ठीक। और ये जो है, यहाँ जो अर्थ का जो सेंटर है, इसके बारे में एक नंबर दिया जाता है, दैट इज 6378 किलोमीटर। राउंड फिगर में आप, अगर आपको इतना एग्जैक्टली नहीं याद है तो आप 6400 भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और, अब यहाँ तक तो समझ गए। अब कोर में भी क्या होता है, कोर में भी तो पहले ऊपर से ही बात कर लेते हैं, नहीं ठीक है, चलो नीचे से ही बात कर लेते हैं। तो कोर में भी क्या होता है कि दिस वन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ओसी, मतलब आउटर कोर, और इसको बोलते हैं आईसी, मतलब इनर कोर। मतलब कोर के भी 2 पार्ट है, एक ओसी हो गया और एक आईसी हो गया। यहाँ पे कहा जाता है कि जो ओसी और आईसी है, इसके बीच ये कितना तक, ये जो पॉइंट है, ये जो मार्किंग है, ये होता है लगभग 5100 किलोमीटर।
5100 किलोमीटर के आसपास में जो बाउंड्री होता है वो आउटर कोर और इनर कोर का बाउंड्री होता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्थ का जो है वो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। मेंटल के भी दो भाग हैं, मेंटल के भी दो भाग हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। मेंटल का जो दो भाग है यहाँ पे हम लोग करते हैं ये ऐसे, इसको बोलते हैं लोअर मेंटल, दिस इज एलएम, लोअर मेंटल, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं अपर मेंटल। ठीक है, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश मत समझिएगा, दिस इज अपर मेंटल। ठीक, ओके। अब बात करते हैं। तो अभी तक तो समझ गए, क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के बाद मेंटल हो गया, मेंटल के बाद कोर हो गया। तो आप बोलेंगे कि कोर का तो दो भाग देख लिया, इनर कोर और आउटर कोर। मेंटल का भी दो भाग देख लिया, लोअर मेंटल, अपर मेंटल। और क्रस्ट का तो आपने कुछ मतलब कैटेगराइजेशन किया नहीं, अभी कर देते हैं, बुरा बिल्कुल नहीं मानना है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो क्रस्ट है, ये जो क्रस्ट है, इसका कुछ पार्ट जो है, क्रस्ट का जो कुछ पार्ट है, ठीक है, क्रस्ट का जो कुछ पार्ट है, ये क्या है, ये क्रस्ट का जो कुछ पार्ट है ये क्या है, ये ओशन, ये ओशन है ना। क्रस्ट का कुछ पार्ट ओशन है, क्योंकि हम जानते हैं क्रस्ट का कुछ पार्ट ओशन है। और क्रस्ट का कुछ पार्ट जो है वो कैसा है, क्रस्ट का कुछ पार्ट जो है वो पहाड़ है, ठीक है, फ्लैट लैंड है, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, फिर से पहाड़ है, ये ऐसे करके। तो इतना तो समझ में आ रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। ये सब मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, ओके, गुड। तो ये क्रस्ट, मतलब कि क्रस्ट भी दो प्रकार का है, एक ओसनिक क्रस्ट है और कुछ पार्ट जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब ओसी एंड सीसी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आराम से देखते हैं। तो इसको बोलते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सीसी एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओसनिक क्रस्ट, दैट इज ओसी। ओसनिक क्रस्ट है ये ओसनिक क्रस्ट है। तो क्रस्ट भी दो प्रकार का है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन जो ओसनिक क्रस्ट है वो थोड़ा सा, उसका चौड़ाई विड्थ जो है वो कम है। ठीक है, कहीं पे 5 किलोमीटर भी है, कहीं पे 30 भी है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कहीं 50 भी है, हो सकता है कहीं 70-75 भी होगा। तो ये ऐसी बात है। ओके, गुड। अब आप हिमालय के पास में जाएंगे तो वहाँ पे विड्थ जो है वो ज़्यादा है। अब तो क्रस्ट भी हमने दो प्रकार का देख लिया। तो क्रस्ट जब दो प्रकार का देखते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भैया ये सब चीज़ें बनी हुई किस चीज़ से है। ठीक है, बनी हुई किस चीज़ से है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको अब मिटा देता हूँ और चीज़ों को लिख देता हूँ कि कौन किस चीज़ों से बनी हुई है। तो हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, क्रस्ट। क्रस्ट, तो क्रस्ट में कितने हैं, क्रस्ट में हमने देखा कि दो हैं। कौन कौन है, एक है ओसनिक क्रस्ट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो ओसनिक क्रस्ट है वो बना हुआ है सीमा से, क्या है, सीमा। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो किस चीज से बना हुआ है, वो है सियाल। ठीक है, तो क्रस्ट में ओसनिक क्रस्ट बना हुआ है सीमा से और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है सियाल से। अब ये सीमा और सियाल क्या है, Si से सिलिकन और Ma से मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम, मैंगनीज नहीं, मैंगनीज Mn से होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब Si फॉर सिलिकन एंड Al फॉर एल्युमिनियम। एल्युमिनियम हल्का है इन कंपैरिजन टू मैंगनीज, तो जो हल्के चीज़ें हैं जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना हुआ है
और ओसनी क्रस्ट जो है वो बना हुआ है सीमा से। ठीक, इतना तक तो हम समझ गए, लेकिन ये बताइए कि मेंटल किस चीज़ से बना हुआ है? पूरा का पूरा मेंटल, पूरा का पूरा मेंटल मतलब पूरा का पूरा जो मेंटल है ना, वो सीमा से ही बना हुआ है। अच्छा, बिल्कुल, पूरा का पूरा जो मेंटल है वो सीमा से ही बना हुआ है। क्रस्ट समझ गए किस किस चीज से बना हुआ है? सियाल भी है, सीमा भी है। मेंटल समझ गए, पूरा का पूरा मेंटल सीमा से बना हुआ है। अब कोर के बारे में भी बता दीजिए। तो कोर के बारे में अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो कोर है, पूरा का पूरा जो कोर है वो बना हुआ है नीफे से। नीफे से, नीफे क्या है? Ni फॉर निकल और NF फॉर फेरम, मतलब कि आयरन। निकल और आयरन से बना हुआ है। आउटर कोर भी और इनर कोर भी, सब का सब नीफे से बना हुआ है। तो बात याद रखना है, मेंटल तो पूरा का पूरा सीमा है, कोर पूरा का पूरा नीफे है, और क्रस्ट में जो है वो डबल मजा .com, मतलब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल से बना हुआ है और ओसनी क्रस्ट जो है वो सीमा से बना हुआ है। अभी तक ठीक है? पूरा प्रॉपर इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं, अब कुछ इसमें भी चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। जो मेंटल पे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपर मेंटल है ना। मैंने यहाँ पे सॉरी यूपी लिखा, मुझे माफ़ कर दीजिए, यहाँ पे होगा यूएम, है ना, अपर मेंटल। ठीक, तो हमने देखा कि ये है क्रस्ट, क्रस्ट में ओसनी क्रस्ट भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है। ठीक, और उसके ठीक नीचे अपर मेंटल है। ओके, तो अपर मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको मैं कलर कर देता हूँ। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है अपर मेंटल का, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अपर मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट होता है, थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट अपर मेंटल का जो ऊपर वाला सबसे थोड़ा सा पार्ट होता है, ये होता है भैया, ये भी होता है सॉलिड। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज मैं बता देता हूँ। अपर मेंटल का जो ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट होता है वो भी होता है सॉलिड। ठीक है, ये क्या है? ये है, ये अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या है? ये है सॉलिड है, ये सॉलिड है। और ये क्या है? ये अपर अपर मेंटल है। ध्यान देंगे, ये अपर मेंटल है। ठीक, अपर मेंटल है, ध्यान देंगे। अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट क्या हो गया? सॉलिड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि जब स्टडी करते हैं तो इसको एक साथ ले लेते हैं। मतलब ये पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया उसको एक साथ लेते हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, इसके सामने का ओसनी क्रस्ट हो, एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल, इसको हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर का जो विड्थ होता है वो क्या होता है? ये लिथोस्फेयर का विड्थ ही है। कहीं पे देखिए 0 to 50 होता है क्रस्ट का, कहीं कुछ होता है, लेकिन मैंने ओवरऑल यहाँ पे लिथोस्फेयर का ही दे दिया था। ठीक है, तो लिथोस्फेयर जो है वो ये अप टू क्या है? अप टू कितना रहेगा? 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर डेप्थ तक लिथोस्फेयर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर इज नथिंग, मतलब इसमें क्रस्ट भी है और अपर लेयर ऑफ मेंटल भी है, और दोनों मिलके बनता है लिथोस्फेयर, जिसको बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, लिथोस्फेयर को हम लोग बोलते हैं स्थल मंडल। ओके, अब बात सुनिए। अब क्या है कि लिथोस्फेयर हमने देख लिया। तो अब लिथोस्फेयर के, या जो सॉलिड वाला मेंटल का जो सॉलिड वाला लेयर है, उसके ठीक नीचे बिल्कुल एकदम मोल्टेन फॉर्म में, जेली के जैसा
सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड मटेरियल होता है और ये बिल्कुल उबलता हुआ होता है, एकदम उबल रहा होता है, एकदम उबल रहा होता है, ठीक है, एकदम उबल रहा होता है, ठीक। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट किसी बुक में 400 किलोमीटर तक है, किसी में 700 किलोमीटर तक है। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, बस आपको जो है वो अपने बुद्धि का प्रयोग करना है। और यहाँ पे 4 या 700 जो भी आप लिख सकते हैं। अब ये जो रेड वाला पार्ट है ये मोल्टेन फॉर्म में है, और इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एस्थेनो, एस्थेनोस्फेयर, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। जितने जो वोल्केनिक इरप्शन में पाए जाने वाले लावा है ये सब यहीं से निकलते हैं। ये मोल्टेन फॉर्म में है, मोल्टेन लावा यहाँ पे, पिघला हुआ लावा यहाँ पे पाया जाता है। ये पूरा का पूरा पिघला हुआ लावा ही है, यहीं से सीधे जो है वो मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ता है। जहाँ पे थोड़ा सा उसको वीक, कमज़ोर फॉल्ट, वीक है ना, दरार, फॉल्ट, एनोमली जो भी दिखाई देता है वहाँ से वो जाता है और धरती के बाहर इन द फॉर्म ऑफ लावा निकल जाता है। इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। तो हमने देखा लिथोस्फेयर, हमने देखा एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, हमने देखा लिथोस्फेयर, हमने देखा एस्थेनोस्फेयर। अभी तक देखा है, अभी तक समझ में आ रहा है। आप तो अपने मन से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार पहले मिला लेते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। देखिए एस्थेनोस्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद लिथोस्फेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे, लिथोस्फेयर दिख रहा है ये, ठीक है। उसके बाद क्रस्ट, ठीक है, मेंटल दिख रहा है, आउटर कोर, इनर कोर, ये सब दिख रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखाई हुई हैं, मैं आपको सारी चीज़ें ही बता रहा हूँ, मैं आपको हर चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ भी छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। मैं आपको हर चीज़ें, ये देखिए एस्थेनोस्फेयर है, ओशनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और ये मिला के लिथोस्फेयर है, मेंटल वाला ये वाला पार्ट एस्थेनोस्फेयर है। अभी तक आपको अगर लग रहा होगा कि हाँ बता तो ये आदमी सब कुछ ठीक रहा है, चलो तो बस फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट है, आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया बिल्कुल तरीके से, एक ही इमेज में सब कुछ, एक ही डायग्राम में सब कुछ, ठीक। अब क्या है, अब कहानी जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब ठीक, अब जो लोअर मेंटल है ना, जो लोअर मेंटल है, ये वाला जो जो लोअर मेंटल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लोअर मेंटल वाला, ठीक है, ये लोअर मेंटल वाला पार्ट, लोअर मेंटल ये वाला, ठीक, ये वाला। थोड़ा सा मैं इसको, मैं भी अपना सारा जो है वो पिकासो वाला फीलिंग बाहर निकाल लेता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो दिस इज लोअर मेंटल। अब इसको बोलते हैं, इसको जिस नाम से जानते हैं इसको बोलते हैं, दिस इज, इसको हम लोग बोलते हैं मिजोस्फेयर, मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर, मध्य मंडल बोलते हैं इसको, ठीक है। 2900 ये हो गया। अब लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, और पूरे के पूरे जो कोर है ना, पूरा का पूरा जो जो कोर है उसके लिए एक कॉमन नाम है, तो उसके लिए हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। दिस कॉमन नेम इज कॉल्ड बैरिस्फेयर, ठीक है, बैरिस्फेयर बोलते हैं इसको, बैरिस्फेयर। ठीक है।
तो ये लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मिसोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर। ठीक, तो ये हम देख लिए कि ये क्या चीज़ है। ये सभी चीज़ों जो है वो हमने देख लिया। ये बैरिस्फेयर यहाँ पे दिया हुआ है। बैरिस्फेयर का एक्सटेंड भी आपको दिख रहा होगा कि आउटर से लेके इनर तक फैला हुआ है। ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ परफेक्ट है। तो अभी तक हमने सब कुछ देख लिया। सब कुछ का मतलब सब कुछ। अब कुछ चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। क्या? जो आउटर क्रस्ट है और जो क्रस्ट है, क्रस्ट तो आउटर ही होता है, मतलब है ना, जो आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। तो जो क्रस्ट है, चाहे वो ओसनी क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, ये सब, चाहे वो ओसनी क्रस्ट हो या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, ये सब सॉलिड पार्ट में होंगे। ये सब सॉलिड है। उसके बाद अपर ये पार्ट है, ये भी सॉलिड है। फिर ये क्या है? ये है सेमी सॉलिड। ठीक, ये क्या है? ये अगेन हो जाएगा क्या? सॉलिड। ये क्या है? ये क्या है? आउटर कोर क्या है? आउटर कोर इज लिक्विड। आउटर कोर इज लिक्विड, इसीलिए तो यहाँ से बेचारा एस वेव्स पास नहीं कर पाता है। एंड अगेन द इनर कोर इज सॉलिड। सॉलिड, ये याद रखना है। ये याद रखना है कौन क्या है, नीफे है, सीमा है, सियाल है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ये सब बता दिया है। कैसे जानकारी मिला? ये कैसे जान पाए कि ये ऐसा है? वेव्स, कौन से? बॉडी वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स और अर्थक्वेक वेव्स, जिसको ओवरऑल हम लोग सिज्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। वो सिज्मिक वेव्स इतना इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचा पाया, और तब हम लोग जो है वो जान पाए कि भैया ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास लग पाया है। 3-4 किलोमीटर के आगे कोई नहीं जा पाया अर्थ सरफेस पे, जो लैंड सरफेस है, और सी ड्रिलिंग में 12 किलोमीटर से आगे कोई नहीं जा पाया। ये सिज्मिक वेव्स के वजह से इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और अभी तक ये अंदाज़ा हम लोग लगा पाए हैं अर्थ के इंटीरियर का। अभी तक समझ में आया? ठीक है, तो अब क्या काम है हमारा? थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि लिथोस्फेयर क्या है, स्टेनोस्फेयर क्या है, मेसोस्फेयर क्या है, बैरिस्फेयर क्या है। क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको फील नहीं आएगा कि हाँ भैया हमने भी कुछ पढ़ा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। ये सब चीज़ें वही हैं जो मैंने अभी तक आपके सामने रखा। लिथोस्फेयर क्या है? कुछ लोग को समझने की आदत होती है, कुछ लोग को रटने की आदत होती है। मेरे पास सबके लिए सारा व्यवस्था है। लिथोस्फेयर क्या है? इसका जो डेप्थ होता है वो 100 किलोमीटर तक होता है। सॉलिड फॉर्म पूरा का पूरा होता है। क्या, किस किस पार्ट को मिला के लिथोस्फेयर बनता है? पूरा का पूरा क्रस्ट और कुछ पार्ट मेंटल का जो खास करके हम बात कर रहे हैं, जो अपर वाला पार्ट है, अपर मेंटल है, वो मिला के बनता है क्रस्ट। क्रस्ट किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है? जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो सियाल होता है, और जो ओसनिक क्रस्ट है, ये ओसनिक क्रस्ट प्लस जो अपर मेंटल है, वो बना हुआ होता है किस चीज़ से? सीमा से बना हुआ होता है। समझिएगा बात। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से, और सीमा किस चीज़ से बना हुआ है? ओसनिक क्रस्ट और अपर मेंटल से। ठीक है, अपर मेंटल सीमा से बना हुआ है। सीमा क्या है? ओसनिक क्रस्ट और अपर मेंटल। ठीक, उसके बाद ठीक नीचे जो लेयर आता है दैट इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। हमने पढ़ा था, वीक, दुर्बलता मंडल बोलते हैं इसको। अपर मेंटल के ही रीजन में ये पाया जाता है। जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के ठीक नीचे है। कहीं पे 700 किलोमीटर, कहीं पे 400 किलोमीटर। ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है। ये आपके अपने बुद्धि का प्रयोग करें, जो ऑप्शन मिले वहाँ पे टिक करें। सिंपल सी बात है। मेंस में कभी नंबर ये लिखने से बचें। सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या है? सेमी सॉलिड मतलब ऐसा नहीं कि फ्लूइड, नहीं, सॉरी, इसको बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस। जैसा जेली होता है ना, वैसा बोलते हैं इसको। क्यों सेमी सॉलिड होता है? समझिएगा बात को।
क्यों सेमी सॉलिड होता है? अब बात यह है कि अंदर अंदर में बहुत ज़्यादा हीट होता है। उस हीट का रीज़न क्या है? उस हीट का रीजन क्या है? रेडियो एक्टिव मेटल्स। रेडियो एक्टिव मेटल्स मतलब कि जहाँ पे एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड है। मतलब कि जो एस्थेनोस्फेयर है, एक तरफ एक चीज़ है जो कि इसको बना रहा है, सॉरी, एक चीज़ है जो कि इसको बोल रहा है कि भैया तुम लिक्विड बन जाओ। समझिएगा बात को, बहुत ही आराम से समझिए। और कुछ एक चीज़ है जो कि बोल रहा है इसको कि नहीं, तुम सॉलिड रहो। तो और इसका रिजल्ट क्या आता है? ठीक, तो जो बोल रहा है लिक्विड, जो बोल रहा है कि तुम लिक्विड बने रहो, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कारण है। एक है रेडियो एक्टिव मेटल्स। रेडियो एक्टिव मेटल्स मतलब कि यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव फिजन हो रहा है ना, फिजन हो रहा है, जिसके वजह से रेडियो एक्टिव मेटल्स के प्रेजेंस के वजह से वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट। परमाणु बम वाला केस आप ले सकते हैं, है ना, तो वो भी वैसा ही कुछ है। तो रेडियो एक्टिव मेटल्स ही है यूरेनियम, और उसके एक्सप्लोजन पे क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट मिलता है। तो वो वहाँ पे मौजूद है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट मौजूद है। और दूसरा कारण है रेसिडुअल हीट। रेसिडुअल हीट, ये क्या होता है? रेसिडुअल हीट को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं प्राइमॉर्डियल हीट। क्या होता है ये? धरती जब बना था तो धरती का मेजर पार्ट ऑफ जो हीट है, मोस्ट ऑफ द हीट है, वो तो रेडिएट हो गया, बाहर निकल गया। लेकिन अभी भी कुछ जो रेसिड्यू के तौर पे कुछ हीट अंदर, धरती के अंदर अभी भी वो बचा हुआ है, वो दबा हुआ है, और वो एस्थेनोस्फेयर वाले रीजन में है। ठीक, तो ये दो वजह हैं जिससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और वो बोलता है एस्थेनोस्फेयर को कि भैया तुम लिक्विड फॉर्म में आ जाओ। ठीक, लेकिन एस्थेनोस्फेयर के ऊपर कौन है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर भारी भरकम लिथोस्फेयर भी तो है। लिथोस्फेयर उसको दबा के रखता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है, और उस प्रेशर के वजह से वो क्या होता है कि वो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में आ नहीं पाता है। तो वो क्या हो गया, न लिक्विड बन पाया, ना ही ये सॉलिड जो है वो क्या है, सॉलिड प्रेशर के वजह से है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर का जो भार है, दबाव है, वो बहुत प्रेशर एग्जर्ट करता है, जो उसको सॉलिड फॉर्म में ही रहने के लिए बोलता है। तो एक बोल रहा है कि लिक्विड फॉर्म में हो जाओ, एक बोल रहा है कि सॉलिड फॉर्म में हो जाओ। एस्थेनोस्फेयर बोलता है कि हम बीच बीच में रहेंगे, हम बीच बीच में रहेंगे, ना हम लिक्विड रहेंगे ना हम सॉलिड रहेंगे, हम रहेंगे क्या, हम रहेंगे जेली लाइक, मतलब कि सेमी सॉलिड। ये बोलता है कि हम रहेंगे सेमी सॉलिड। जेली के जैसा होता है। ठीक है, मैग्मा यही है, यही मैग्मा ऊपर जाता है, बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, और तब जो है वो इग्नियस रॉक बनता है और वोल्केनिक इरप्शन वाला इंसिडेंट होता है। समझ में आया? ठीक, ये स्थेनोस्फेयर किस चीज़ से बना हुआ है? सीमा से बना हुआ है। हमें पता है कि पूरा का पूरा मेंटल सीमा से बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इज मीजोस्फेयर, मध्य मंडल। लोअर मेंटल का ये पार्ट लोअर मेंटल में पाया जाता है। एस्थेनोस्फेयर से रिजिड है, रिजिड देन एस्थेनोस्फेयर। क्यों? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर था, और वो प्रेशर एग्जर्ट, सिर्फ लिथोस्फेयर के प्रेशर एग्जर्ट करने पे एस्थेनोस्फेयर सेमी सॉलिड फॉर्म में था। मतलब कि थोड़ा थोड़ा लिक्विड जैसा बनने का प्रयास कर रहा था, सॉलिड से ट्रांसफॉर्म हो रहा था लिक्विड की तरफ, सॉलिड से ट्रांसफॉर्म होके जेली जैसा बन गया था। अब सोचो कि मेसोस्फेयर के ऊपर तो दो है, लिथोस्फेयर तो है ही, उसके साथ साथ एस्थेनोस्फेयर भी है। तो मेसोस्फेयर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर। उस ग्रेट प्रेशर के वजह से ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है, सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो मोर रिजिड देन एस्थेनोस्फेयर तो कह सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में पाया जा रहा है। बाकी इसका आप अलग अलग
लगा सकते हैं अंदाजा, ये आपके ऊपर है। क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, हमने पढ़ा है पूरा का पूरा मेंटल जो है वो सीमा से बना हुआ है। ओके, ठीक है। अब है बैरिस्फेयर। आउटर कोर और इनर कोर दोनों मिला के बनता है बैरिस्फेयर। तो आउटर कोर कोर क्या है, आउटर कोर है लिक्विड, आउटर कोर लिक्विड है। आप बोलेंगे कि इस पे तो बहुत प्रेशर है, फिर भी लिक्विड कैसे है? लिक्विड इसलिए है क्योंकि इसका जो मटेरियल है, जिस जिस चीज़ों से बना हुआ है वो अलग है। ये निकल से बना हुआ है और आयरन से बना हुआ है, और इस टेम्परेचर पे ये दोनों, इस टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर है ना, मतलब कि अब सोचो कि और अंदर गए तो टेम्परेचर और बढ़ा, तो टेम्परेचर और बढ़ा, और इस इतने भयानक टेम्परेचर पे निकल और आयरन क्या हुए, मेल्ट हो गए, मेल्ट हो गए। चाहे ऊपर से प्रेशर लग रहा है, लेकिन उस प्रेशर को भी ये जो एलिमेंट है वो ओवरकम करके, और ये किस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि लिथोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, लेकिन उसके भी प्रेशर को इन्होंने ओवरकम कर लिया, क्योंकि ये टोटली अलग एलिमेंट है, इनका प्रॉपर्टीज टोटली अलग है। और क्योंकि बैरिस्फेयर मतलब कि हम लोग कोर का बात कर रहे हैं, और उस कोर में हीट बहुत ज़्यादा है, और उतने हीट के प्रेजेंस में ये लोग लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट कर गया, ठीक। लेकिन अगर हम लोग इनर कोर का बात करें, तो इनर कोर भी बना हुआ है इसी से, निकल प्लस आयरन से। लेकिन ये जो है, ये क्या है, ये सॉलिड है। क्योंकि क्या हुआ कि जो कोर है वो सबसे अंदर है। अब कोर के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कोर के अंदर जो इनर कोर है वहाँ पे आउटर कोर का भी प्रेशर ऐड हो गया। तो इमेंस प्रेशर के वजह से कोर क्या हो गया, इनर कोर क्या हो गया, निकल और आयरन होने के बावजूद भी ये अब लिक्विड नहीं है, सॉलिड बन गया, क्योंकि प्रेशर का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बैरिस्फेयर में। इस तरीके से जो है वो सब कुछ मैंने लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैंने समझा भी दिया है। एंड दिस एक डायग्राम जो है वो, एक डायग्राम में पूरा वर्थ है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कहानी कैसे क्या है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिला, ये इंफॉर्मेशन हमें मिला सिज्मिक वेव्स को प्रॉपर स्टडी करने के बाद यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं, यही जानकारी हमारे पास है, और इसी को लेके हम लोग झुंझुना की तरह बजाते रहते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, बट यही है हमारे पास, और ये सच है जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला, वो यही है। कोई अंदर जाके अर्थ के अंदर देखने नहीं गया है कि अर्थ के अंदर क्या चीज़ पाया जा रहा है, ठीक है। ये सब एक प्रकार का परसेप्शंस है ना, ऑन साइंटिफिक स्टडीज़, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब क्या है, अब हालांकि लोग पढ़ाते हैं, अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि भैया ये टीचर को कुछ नहीं आता है, लेकिन है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसका अभी तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी तक, आज तक तो प्रीलिम्स में नहीं ही पूछा है, मेंस में भी शायद ही इसका प्रयोग हुआ होगा। तो क्या है, होता क्या है कि अर्थ जो है वो, हमने पढ़ा था कि जब सिस्मिक वेव ट्रेवल करता है तो वो अलग अलग पॉइंट पे अपना रास्ता बेंड करता है, कर्व करता है, मुड़ता है, या उसका स्पीड में चेंजेस आता है। तो क्या होता है कि एक खास लेयर के बाद, एक खास जो अंदर जब हम लोग जाते हैं अर्थ के इंटीरियर में, तो एक खास दूरी के बाद उसका जो मटेरियल मीडियम है, उसका डेंसिटी है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होता है। मतलब कि आप समझिए, 10 किलोमीटर तक आपको लगातार सैंड ही मिल रहा है, तो एक कंटिन्यूटी है, और अचानक सैंड के बाद आपको जो है वो बड़े बड़े पत्थर मिलना शुरू हो गया, तो वो उस पॉइंट को बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, मतलब वहाँ पे सैंड डिसकंटिन्यूस हो गया। फिर 10 किलोमीटर पत्थर मिलने के बाद आपको जो है वो पानी मिलना शुरू हो गया, तो फिर वहाँ पे जो पत्थर का है वो एक डिसकंटिन्यूटी है।
तो ऐसे ही क्या हुआ कि अर्थ के अंदर जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा कि उसके स्ट्रक्चर मटेरियल के बेसिस पे एक डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए मिलता है। तो उसको जिन साइंटिस्ट या जिन जोग्राफर लोगों ने स्टडी किया उनके नाम पे उस डिसकंटिन्यूटी का नाम रख दिया गया। मैं उसको ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है, यहाँ पे सबसे पहले है ये यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर जो है वो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पे ड्रॉ करने का भी ज़रूरत नहीं है ना, मैंने सारी व्यवस्था बना के रखी है कि ड्रॉ करने का भी ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो भैया आपके स्टेट में सबसे ऊपर कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो सी फॉर कॉनराड और एम फॉर मोहोरोविक, मोहो भी बोलते हैं और मोहोरोविक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सीएम, सीएम, ठीक है। ऊपर से सीएम और नीचे से एलजी, नीचे से एलजी, है ना। एलजी मतलब लेहमान और जी फॉर गुटेनबर्ग, ठीक है, गुटेनबर्ग। बीच में जो है वो क्या है? रेपिटी। रिपिटी मैं इसलिए याद करता हूँ क्योंकि रिपिटी ऐसा जगह है कि इसके ऊपर भी मेंटल है और इसके नीचे भी मेंटल है, मतलब अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में मेंटल रिपीट हो रहा है, तो भैया रेपिटी, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ। है क्या ये डिसकंटिन्यूटी? तो हम जानते हैं कि क्रस्ट जो है वो दो पार्टों में है, एक ओसनिक क्रस्ट है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओसनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी हमें देखने के लिए मिलता है उस डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? अब समझिएगा, अब जहाँ पे क्रस्ट अपर जो क्रस्ट है, क्रस्ट तो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट क्या, तो जो अपर मतलब क्रस्ट है जो कि बना हुआ है किस चीज़ से? सियाल से। अब क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो बाउंड्री है, क्रस्ट और अपर मेंटल का जो बाउंड्री है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, या उसको मोहो भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। अब बात करते हैं, मेंटल रिपीट हो रहा है तो भैया रिपीटी। उसके बाद लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज कॉल्ड लेहमान डिसकंटिन्यूटी। तो ये इस प्रकार से है। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, पता नहीं क्यों लोग पढ़ाते हैं, सॉरी अगर मैं गलत हूं तो, लेकिन अभी तक नहीं पूछा गया है, पता नहीं इसका क्या ही यूज़ है। ज्योग्राफी के ऑप्शनल में इसका यूज़ हो सकता है, थोड़ा बहुत रेयर केस में कुछ विंडो बचता है, तो पता नहीं। अभी तक तो सवाल भी मैंने वैसा नहीं देखा है मेंस में, तो इसके चांसेस यूज़ होने वाले बहुत कम है, लेकिन सब लोग पढ़ाता है तो मुझे लगा कि बता दो यार, कुछ यूज़ तो है नहीं, शायद आगे पूछ दे यूपीएससी। तो यूज़ तो एक आध साइट है जो कि उन्होंने जो है वो अलग अलग तरीके से ये लोग बताते हैं कि कैसे याद करना है, लेकिन मैं उसको देखिए, मैं इसको ऐसे ही याद करता हूँ। ऊपर से जस्ट सेकेंड, ऊपर से आपको याद करना है सीएम, भैया सीएम चीफ मिनिस्टर, कॉनराड और मोहरोविक। नीचे से भैया आपके घर में, हर किसी के घर में एक ना एक सामान तो एलजी का जरूर होगा, तो नीचे से एलजी, एलजी लाइफ्स गुड यानी कि लेहमैन और गुटेनबर्ग, और बीच में है रिपीटी। रिपीटी क्यों? क्योंकि रिपीटी इसलिए क्योंकि ऊपर भी मेंटल और इसके नीचे भी मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी आ रहा है। एस्थेनोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी है। ये डिसकंटिन्यूटी एस्थेनोस्फीयर और, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है बट आप मान सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी चीज़ को फिर से आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये दिस पार्ट है ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच में, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉनराड, दिस इज कॉनराड, दिस इज कॉनराड।
हर एक पिक्चर में कुछ न कुछ छूटा ही हुआ होता है, कुछ न कुछ रहता है स्कोप कि आपको अपने से कुछ ऐड करना ही पड़ेगा। फिर जो क्रस्ट है और मेंटल अपर मेंटल उसके बीच में मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी है। फिर रेपिटी है, आप देख सकते हैं अपर मेंटल और जो लोअर मेंटल है उसके बीच में मैंने बोला था कि ये ऊपर वाला पार्ट एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल के बीच में रेपिटी डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे वो चीज़ दिया हुआ है। अब लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग है और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमान डिसकंटिन्यूटी है। दिस इज ऑल सो सिंपल। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूटी ऐसा ही है। डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, अगर कभी कोई पूछते कि डिसकंटिन्यूटी होता क्या है, तो क्या है कि एक मीम वगैरह आता है ना कि पल भर में वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, बस वही चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूटी। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, इनसाइड द अर्थ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सॉइल रॉक वगैरह मिला और अंदर से और इस जगह पे जाने के बाद हमको जेली लाइक सब्सटेंस मिलना शुरू हो गया, डिसकंटिन्यूटी है। अब इस जेली लाइक सब्सटेंस में हम चल रहे हैं, उसके बाद अचानक हमको फिर से सॉलिड मिल गया, अगेन डिसकंटिन्यूटी है। इस सॉलिड मिलने के बाद फिर इस पॉइंट पे हमें जो है वो, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है तो फिर से डिसकंटिन्यूटी है। फिर यहाँ पे जाने के बाद हमें सॉलिड मिलना शुरू हो गया, अगेन डिसकंटिन्यूटी है। दिस इज डिसकंटिन्यूटी, दिस इज डिसकंटिन्यूटी। बहुत आसान है। जो अभी तक देखे ना कि जो मटेरियल मीडियम और उनका जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, बस वही डिसकंटिन्यूटी है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी तक तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि दो पार्ट है इस टेबल का। एक है कि होल अर्थ में एलिमेंट कितना पाया जाता है, होल अर्थ में, पूरे अर्थ में, ये नहीं कि क्रस्ट में कितना, मेंटल में कितना, पूरे अर्थ में। तो पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा आयरन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद मैग्नीशियम है। बस चार ही याद करना है आपको। मेरे हिसाब से अगर चार याद कर ले तो बहुत है, नहीं तो आपके पास अगर है, हो सकता है पूछ दे, कहीं पे यूज़ आ जाए, है ना। इसका टेबल अगर एनसीईआरटी बुक में अगर आप को अगर मिल जाए तो आप जो है वो देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो एनसीईआरटी बुक में जो टेबल है इससे रिलेटेड या गवर्नमेंट जो भी बुक है या साइट है उसको ज़्यादा प्रेफर करें। इसमें थोड़े से पॉइंट में इधर उधर एक आध नीचे वाले जो है वो एलिमेंट इधर उधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट सोर्स यूज़ करें। ये मैं गवर्नमेंट सोर्स मैंने यूज़ नहीं किया है, ठीक। उसके बाद अगर क्रस्ट का बात करें तो क्रस्ट में, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है और चौथे नंबर पे आयरन है। यहाँ पे आयरन क्रस्ट में चौथे नंबर पे है, यहाँ पे होल अर्थ में आयरन फर्स्ट नंबर पे है। ये दोनों फर्क आपको पता होना चाहिए, ये फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम है ना, यहाँ पे निकेल है। तो ये कम से कम 4-5 आपको याद होना चाहिए। आप कुछ भी थोड़ा सा तरीका बना लो, लेकिन अगर ध्यान रहे तो सही है वो सब, ठीक है। तो थीम 2 का इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज यहीं पे कंप्लीट होता है। हमारा कहानी ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कैसे आया, कहाँ से इसकी कहानी का शुरुआत होता है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना थ्योरी दिया, कैसे हम इस तथ्य तक पहुँच पाए, ये हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी फॉर, ठीक है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।